हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये किससे रिलेटेड है? ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी तब करते हैं जब चार्जेस किस में होते हैं? रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो खुद एक रीजन होता है, एक वजह होती है किसकी? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, वो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो किसकी वजह से करती हैं? चार्ज की वजह से ही। तो ये कॉज होता है किसका? इलेक्ट्रिक फोर्सेस का और मैग्नेटिक फोर्सेस का। या हम ये लिख सकते हैं कि ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की दैट कॉजेज दैम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर क्या डालते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स डालते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू। इसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? तो जो हमारा चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? करंट इनटू टाइम के बराबर होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। किसके बराबर होता है? चार्ज इज इक्वल टू करंट के बराबर। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? तो हमें पता है करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर सेकंड हो गई। क्या हो गई? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही हम क्या कह सकते हैं? कूलाम भी कहते हैं, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, कूलाम कहते हैं हम। और एम्पियर सेकंड भी होती है। तो एम्पियर सेकंड और कूलाम क्या है? सेम थिंग्स हैं। अगर डायमेंशन की बात करें हम कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा चार्ज का? Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? A। और T का डायमेंशन होता है T। टाइम का डायमेंशन होता है T और करंट का A। कहीं कहीं करंट इस डायमेंशन को हम किसके अंदर लिखते हैं? बड़ी ब्रैकेट के अंदर, यानी M0 L0 T1 A1। और कहीं कहीं बहुत सारी बुक्स में जो करंट का डायमेंशन है उसको हम I से भी डिनोट कर देते हैं, तो IT भी हम इसका क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हम AT को ही देंगे। करंट का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T है। अदर यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो एक चार्ज की होती है हमारे पास सीजीएस यूनिट। क्या होती है? सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? चार्ज की स्टेट कूलाम होती है। क्या होती है? स्टेट कूलाम। और एक ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वेयर 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 1 कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। 1 कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती हैं। नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, हमने पढ़ा है 1 स्टेट कूलाम के अंदर कितने होते हैं? 3 × 10⁹ कूलाम होते हैं। और 3 × 10⁹ कूलाम किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और 1 स्टेट कूलाम बराबर हो गए। तो हमने यही लिख दिया 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और 1 स्टेट कूलाम को क्या लिख दिया हमने? यहाँ पे बराबर लिख दिया है। अगर हम उसके बाद की बात करें 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अब यहाँ जो 1 स्टेट कूलाम था वो किसके बराबर था? 1 कूलाम में कितने थे? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम थे। अगर हम यहाँ से 1 स्टेट कूलाम की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी? 1 स्टेट कूलाम की, तो कितना आ जाएगा?
यहाँ पे हमें पता था 1 कूलाम होता 3 × 10⁻⁷ स्टेट कूलाम, तो 3 × 10⁹ जो था वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा 3 × 10⁹ तो ये 1 स्टेट कूलाम किसके बराबर हो गया 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कूलाम के बराबर 1 स्टेट कूलाम की जगह हम 1/3 × 10⁹ कूलाम लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने यहाँ से 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 1/3 × 10⁹ कूलाम। अब यहाँ से जो 1 स्टैटिक कूलाम है, क्योंकि 1/3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होता है, तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। कौन कौन सी, कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसके बराबर है 1 स्टेट कूलाम के, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1/3 × 10⁹ कूलाम के, और 1 स्टेट कूलाम भी 1/3 × 10⁹ कूलाम के। तो ये तीनों चीज़ें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें तो हमारे चार्जेस कितनी तरह के होते हैं। एक होता हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता हमारा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में क्या अंतर है, कहाँ हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के ऊपर और कहाँ कहते हैं नेगेटिव। ये कोई बॉडी है, कोई एटम या बॉडी कोई भी समझो, ये क्या होती है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि इस एटम जो इसके एटम्स है ना, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो चार्जेस क्या होता है, बराबर। चार्ज क्या होता है, बराबर। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर ये बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, क्या लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर देती है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तो इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो नेगेटिव चार्ज तो हो जाएगा कम और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ज़्यादा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो तो हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। पहले तो जमा और घटा क्या थे, बराबर थे। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो गया कम और पॉजिटिव हो गया ज़्यादा। तो अगर अब ओवरऑल चार्ज की बात करें, क्या ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव ग्रेटर होगा किससे, नेगेटिव से। इसका मतलब टोटली जो बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है देन चार्ज एम्पियर्स एट द बॉडी इज कॉल्ड, ये एक्वायर्स है, चार्ज एक्वायर्स बाय द बॉडी, देन चार्ज एक्वायर्स बाय द बॉडी या एट द बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जब कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है तो वो बॉडी फिर जिस चार्ज को एक्वायर करती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। सो पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, जितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए वो अपने नेगेटिव चार्ज को अपने साथ ले गए ना। मान लो इसके पास पहले 6 प्रोटॉन थे और तो 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो 1e के बराबर चार्ज ले जाएगा। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो वो 2e के बराबर चार्ज ले जाएंगे। इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 6 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वो 4 प्रोटॉन के चार्ज को बैलेंस कर देगा। लेकिन 2 प्रोटॉन का चार्ज क्या है, 2 प्लस का चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉडी उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। सो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी कमी आई इलेक्ट्रॉन्स में, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन या स्मॉल डिक्रीज इन मास। मतलब ये भी कहा है कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो जो उसका मास था इलेक्ट्रॉन का वो भी उसके साथ चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास बॉडी का कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वैसे तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मास एग्जिस्ट करता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो अपने मास को अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी थी
जब उसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस बॉडी के मास में भी कुछ ना कुछ कमी आई। क्या आई? कमी। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसका जो नेट मास था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्या हुई है? डिक्रीमेंट, यानी स्मॉल डिक्रीज इन मास। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी बॉडी कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती है तो क्या उसके मास में कमी आएगी? तो ऑब्वियसली उसके मास में क्या होगी? कमी आएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? देखो बिल्कुल वही हम एग्जांपल ले लेते। किसी बॉडी पे 6 प्रोटॉन थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल बॉडी थी। अब क्या हुआ कि बाहर से आकर के इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए और बॉडी में ऐड हो गए, तो अब बॉडी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो 6e के बराबर है, 6e के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो 8e के बराबर है, माइनस का चार्ज जो है। अब 6 प्लस का चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज को तो बैलेंस कर देगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर तो नेगेटिव चार्ज यहाँ अब भी बच जाएगा, बच गया ना बॉडी के ऊपर। इसका मतलब अगर नेट चार्ज की बात करें तो बॉडी के पास नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। नेट चार्ज क्या होगा बॉडी के अंदर? नेगेटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं, देन चार्ज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो जो बॉडी का चार्ज होता है ना वो अब क्या कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। सो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो हम क्या कहेंगे कि बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि देखो अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि कोई बॉडी है और उस पर नेट चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? वहाँ पे गेन किया है। क्या किया है? गेन किया है। अब दूसरी बात, उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बढ़ गए, तो इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात ये हुई यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो अपना मास लेके आएंगे, तो जो बॉडी है उसके मास में स्मॉल इंक्रीमेंट भी होगा, यानी स्मॉल इंक्रीज इन मास। तो अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि उसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब है इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसका मतलब है इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज इन मास। ठीक है, स्मॉल इंक्रीज इन मास। अब दिए हुए हैं हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज व्हेन कॉम्ब इज रब्ड ओवर ड्राई हेयर, कि अगर सूखे बालों से हम कॉम्ब को रगड़ते हैं तो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा कॉम्ब होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। एंड कॉम्ब गेन्स ड्राई हेयर्स, देन ड्राई हेयर्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये ड्राई हेयर होते हैं ना, सूखे बाल, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। ड्राई हेयर्स लूज़ करेंगे और कॉम्ब उसको गेन कर लेगा। तो कॉम्ब ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो पहले तो कॉम्ब कैसा था? पहले तो कॉम्ब जो था वो कैसा था? पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब के ऊपर आए तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव। अब जो हेयर थे उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बेचारे ने, तो उसके पास कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास कॉम्ब है और हमारे पास क्या है? ड्राई हेयर्स हैं, आपस में दोनों को हमने क्या किया? रब किया। तो हेयर्स तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज़ कर देगा, और कॉम्ब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। लूज करने वाले पे पॉजिटिव चार्ज और गेन करने वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो हेयर्स तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और कॉम्ब जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है। एक हमारे पास गिलास रॉड है और वूलन का क्लॉथ है। अब जो गिलास रॉड है उसको जब हम वूलन के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गिलास रॉड होती है ना
वो क्या करती है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती है और वूलन क्लॉथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो लूज़ करने वाले पे नेगेटिव चार्ज और गेन करने वाले पे पॉजिटिव। तो ग्लास रॉड जो होगी, ग्लास रॉड जो है उस पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सॉरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने क्या किया, लूज़ किया इलेक्ट्रॉन्स को। और जो वूलन का क्लॉथ था उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स गए उन्हें इसने गेन कर लिया, वूलन क्लॉथ ने। तो जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है वूलन के क्लॉथ पे, तो ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, वूलन क्लॉथ उन्हें गेन कर लेता है। इस वजह से गिलास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वूलन क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट है, अब कहा है कि जो फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो क्या है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं, जैसे जमा जमा का या घटा घटा का, तो एक जैसे चार्ज कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो एक जैसे चार्ज एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर फेंकेगा और नेगेटिव नेगेटिव को दूर फेंकेगा। जबकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दूर फेंकने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको हम रिपल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपल्शन। और एक दूसरे की तरफ खींचने को हम कहते हैं अट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक जैसे चार्ज होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक चार्जेस। क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। क्या कहते हैं, अनलाइक। अब जो एक जैसे हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो लाइक चार्जेस रिपल्शन शो करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन। तो यही फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। According to this law, like charges repel and unlike charges attract each other. अब यहाँ से अगर हम देखें, हमारा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज जमा का होता है, यानी प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से देखिए, ऑल्सो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यहाँ पे ये बताया गया है इस लाइन में कि जो चार्ज होते हैं ना वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मास वहाँ पे ना हो, मतलब जो चार्ज है वो चला गया हो और मास को छोड़ गया हो। कभी भी चार्ज विदाउट मास के एग्जिस्ट करता ही नहीं है, विदाउट मास के एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यही बताया गया है कि जो चार्ज होते हैं वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होते हैं, वो विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कहा गया है, हमने पढ़ लिया कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो माइनस का होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है। उस पर ना तो जमा का चार्ज होता है ना घटा का चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ना जमा का होता है ना घटा का। इसका मतलब कि जो हमारा चार्ज होता है न्यूट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। अब हम बात करते हैं मास की, किसकी, मास की, कि इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, प्रोटॉन का कितना मास होता है, न्यूट्रॉन का कितना मास होता है। तो देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, अप्रॉक्सीमेट सेम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो इनसे बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ध्यान से देखना, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास इनके मास से बहुत ही कम होता है। और चार्ज प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे वैसे तो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ से बता रखा है इसने
कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, बहुत कम है। प्रोटॉन का इससे ज़्यादा मास है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का भी 1.67 10⁻27 किलोग्राम ही है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, कि चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू हम मटेरियल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। किसकी? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो ईजिली थ्रू दैम, कि ऐसे मटेरियल्स, ये कोई भी मटेरियल है, अगर ये अपने अंदर से ईजिली चार्ज को फ्लो होने देता है तो ये क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर कोई भी मटेरियल अलाउ कर देता है इलेक्ट्रिक चार्ज को खुद के अंदर से तो वो कंडक्टर कहलाता है। इनके अंदर अब सीधी सी बात है कि इनके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच फैसिलिटेट द इजी मूवमेंट ऑफ चार्ज मेकिंग दैम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से जो कंडक्टर होते हैं उनमें से चार्ज आसानी से फ्लो कर जाता है और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इनके एग्जाम्पल मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एनिमल बॉडीज़ भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं साल्ट्स के, एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं एसिड्स के, बेसिस के, वो भी कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर आर मटेरियल्स दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इंसुलेटर होते हैं ना, इनके अंदर ना कमी पाई जाती है किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इंसुलेटर के अंदर लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? रजिस्ट यानी कि प्रतिरोध करते हैं, रोकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, वो फ्लो नहीं होने देते अपने अंदर से। क्या करते हैं? रजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, अपने अंदर से उन्हें फ्लो नहीं होने देते, उनके फ्लो को रजिस्ट करते हैं, उनके फ्लो को प्रतिरोध, उनका अवरोध करते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है? कमी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए ऐसा होता है। अब इसी वजह से जो ये होते हैं ना हमारे इंसुलेटर, ये हाई रेजिस्टेंस क्या करते हैं? शो करते हैं, ऑफर करते हैं। देखो, एक तो होता है हीट रेजिस्टेंस, यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी, हम चार्ज की बात करें तो चार्ज के अंदर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो जो इंसुलेटर होते हैं ना, वो वेरी हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि चार्ज ही नहीं चलेगा। चार्ज के चलने से ही तो करंट बनता है, जब चार्ज ही नहीं चलेगा तो करंट नहीं बना, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती इनके अंदर। अब इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं हमें नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे इंसुलेटर होते हैं, जैसे हमारा गिलास है, डायमंड है, प्लास्टिक है, ये सारे क्या हैं? हमारे हैं इंसुलेटर। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर की। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, वो अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, किसकी? लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर के जैसा वर्क करते हैं। किसके जैसा? ये मतलब हमें ऐसा लगेगा लो टेम्परेचर पे भाई ये अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देंगे और ये बिहेव करेंगे इंसुलेटर का। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्ट एज ए कंडक्टर। देखिए, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। सेमी कंडक्टर एक तरीके से देखो, ये कंडक्टर थे, ये इंसुलेटर थे, इनके अंदर ईजिली फ्लो हो रहा था चार्जेस का, ये चार्जेस को रजिस्ट कर रहे थे, नहीं गुजरने दे रहे थे। इनके बीच में आ गए सेमी कंडक्टर। भैया सेमीकंडक्टर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मुखौटा, मतलब अपना अलग अलग दिखाते हैं अपनी शक्ल। यानी अगर टेम्परेचर आपका है हाई, टेम्परेचर है हाई और टेम्परेचर है लो, अगर टेम्परेचर है लो तो ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, और अगर हम टेम्परेचर को कर देते हैं हाई तो ये
चार्ज इनमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लो टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पे एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे क्या है सेमीकंडक्टर। जो आप चिप देखते हो ना, चिप जो होती हैं मोबाइल फ़ोन्स की चिप होती हैं, कंप्यूटर की चिप होती हैं, लैपटॉप की चिप, उनके अंदर सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन मोस्ट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल विच मीन्स दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ, कहा है कि जो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी ना तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों भाई? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्या है, जितना जमा का चार्ज है उतना ही उन पे घटा का चार्ज है। भाई चार्ज तो है उन पे जमा घटा का, लेकिन जितना जमा का है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हो गया भाई? नेट चार्ज हो गया उनके पास, नेट चार्ज हो गया 0। अब जब नेट चार्ज ही बॉडी पे 0 है तो वो बॉडी क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। तो यही बताया गया है कि जो मोस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इन ऑर्डर टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट वन हैज़ टू अल्टर द चार्ज बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसमें कहा है कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज के ऑर्डर को चेंज कर, मतलब कि कोई बॉडी है, हम चाहते हैं कि हम इसे पॉजिटिव बना दें बॉडी को, या हम चाहते हैं हम इसको नेगेटिव बना दें, तो उसके अंदर जो ऑर्डर है ना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा। यानी कि जितना जमा का चार्ज है और जितना घटा का चार्ज है वो दोनों बराबर हैं, तो हमें उन्हें अनबैलेंस करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आए। अगर हम बॉडी को चाहते हैं पॉजिटिव करना तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भगा देंगे, और अगर हम करना चाहते हैं बॉडी को नेगेटिव तो हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके बॉडी को दे देंगे। ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसको हमें अल्टर करना होगा, चेंज करना होगा, अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या करना चाहते हैं? चार्ज करना चाहते हैं। अब यही बताया इसने कि चार्ज करने के ना 3 तरीके हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच व्हेन टू बॉडीज आर रब टू ईच अदर, कहाँ है? जब दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है, देन वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव, तो एक बॉडी पॉजिटिव बन जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज बन जाती है। इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन, ऐसे हम फ्रिक्शन करते हैं, दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी पे जमा का चार्ज और एक पे आ जाता है घटा का चार्ज। तो इसको हम कहते हैं कि हमने फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज क्रिएट कर लिए बॉडीज़ के ऊपर। इन दिस वन बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, जब हम रब करते हैं तो एक बॉडी तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन। तो जिसने लूज किया उसके पास जमा का और जिसने गेन किया उसके पास घटा का चार्ज आ गया। क्लियर जी। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच ए बॉडी कैन बी चार्ज विदाउट टचिंग इट, यानी ये दो बॉडीज़ हैं, जब हमने इनको आपस में टच किया था ऐसे और रब किया था जब तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब दूसरे तरीके में जो बॉडीज़ हैं ना वो बिल्कुल सेपरेट हैं, ये अलग बॉडी है ये अलग बॉडी, और अब हम इनको चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो चार्जिंग होगी वो किसके द्वारा होगी? इंडक्शन, यानी दूर से ही क्या हो रहा है? चार्ज इंड्यूस हो रहा है बॉडी पे, चार्ज इंड्यूस हो रहा है बॉडी पे, दूर से ही चार्ज क्या हो रहा है? बन रहा है, तो इसको हम इंड्यूस होना कहते हैं। तो इंडक्शन के अंदर जो बॉडीज़ हैं उन्हें मतलब टच नहीं कराया जाता, इसको हम कहते हैं, अगर विदाउट टचिंग क्रिएट किया जा रहा है चार्ज तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और थर्ड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। द चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स टचिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल टू ए कंडक्टर मेटेरियल
इट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज एंड लीविंग द अदर स्पेयर पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, टचिंग ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, यानी एक पहले ही चार्ज है उसे हम एक कंडक्टर मटेरियल के अंदर के पास लाते हैं। इट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या है, अट्रैक्ट कर लेगी एंड लीविंग द अदर स्पेयर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कोई स्पेयर था, इसके पास में कोई चार्ज बॉडी लाई, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले की वजह से नेगेटिव सारा इधर आ गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज रह गया। ठीक है, तो इस केस में इसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। नाउ द स्पेयर आर सेपरेटेड बिफोर द रॉड इज रिमूव। अब इसमें कह रहा है कि जो स्पेयर हैं उसको हम सेपरेट करेंगे बिफोर द रॉड इज रिमूव, रॉड को हटाए बगैर, एंड द सेपरेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिमूव द रॉड। द चार्ज ऑन स्पेयर विल बी रीअरेंज एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, कि जो चार्ज होता है ना उसको रीअरेंज कर दिया जाता है, और जो चार्ज था, मतलब जैसे मान लो कि एक तरफ था नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था, इसको हमने अर्थ कर दिया, अर्थ करके ये सारा अर्थ में चला गया तो ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। फिर जो ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, इसको हम वो क्या हो जाएगा, पूरे पे नेगेटिव चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही कहा है कि ऑन स्पेयर विल बी रीअरेंज्ड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बराबर मात्रा में पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब यूज किया जाता है अगर हमें कंडक्टर्स को चार्ज करना है। जो पहले मेथड थे ना, वहाँ हम इंसुलेटर का यूज कर रहे थे, और ये है यहाँ पे हम कंडक्टर को कर रहे हैं चार्ज। तो ये कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यही वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या अंतर है, ध्यान से देखो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, जबकि जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मास इट इज़ नॉट कंजर्व बाई इट सेल्फ, यानी ये खुद में खुद अगर हम कहें कंजर्व है। सम मास चेंज इनटू एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू mc², तो यहाँ से जो मास का कन्वर्जन है वो एनर्जी में हो सकता है। आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन सुनिए ना, कन्वर्जन वाली जो है हमारी। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि कुछ जो मासेस होते हैं, जो सम मासेस, यानी कुछ मास को हम एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अभी हमने पढ़ा था ना कि चार्ज कभी भी अकेला नहीं जाता, अपने मास को साथ लेके जाता है, यानी चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा होता है, उसकी आइडेंटिटी बगैर मास के नहीं है। जबकि जो मास होता है वो बगैर चार्ज के भी रह सकता है। तो ये बॉडी पजेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, कि कोई बॉडी है उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है, घटाकर नहीं है, जमा कर नहीं, न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या होगा, मास होगा। तो विदाउट एनी नेट चार्ज मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन विदाउट एनी मास कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, कितनी तेज बॉडी चले कितनी धीमी चले, जो चार्ज की वैल्यू वो फिक्स रहेगी जितनी है। लेकिन जैसे जैसे आप मतलब आपकी गति बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे जो आपका मास है वो बढ़ता जाएगा। तो जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। मास इंक्रीज्ड विद स्पीड, की जो स्पीड के बढ़ने के साथ साथ जो मास होता है वो क्या होता है, आपका बढ़ता है। रेस्ट मास की वैल्यू आपने सुनी होगी ना, m0 इज इक्वल टू में 1/√1 माइनस v² माइनस c²। m0 सॉरी क्या होता है, m शायद, एक मिनट रुकिए, ये होता है शायद, ये होता है m0 m सॉरी m होता है, m होता है ये, m इज इक्वल टू m0 ओवर में √1 माइनस v² ओवर c²। तो जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसका डिनोमिनेटर कम होता जाएगा और न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब v और c बराबर हो जाएंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट से अगर ये बढ़ने लगेगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब कोई भी बॉडी क्या है, लाइट की स्पीड से भागती है, तो उसका जो मास होता है वो किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर। ये देख लेना m0 इधर है या इधर
एक बार। आगे है चार्ज इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड, कि जो चार्ज होता है ना वो हमेशा क्वांटाइज नहीं होता, क्वांटाइज्ड होता है, आधे पौने में नहीं होता। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक ही जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या n इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कभी भी ना 3.5 पौने 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे नहीं जा सकते। लेकिन जो मास है ना, मास वो है, वो क्या है, वो क्वांटाइज नहीं होता। ठीक है, जो मास होता है वो थोड़ी क्वांटाइज होता, मास तो 2.25 किलो, 3.25 किलो ऐसे भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में भी अट्रैक्टिव, हाँ जो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी। जैसे लाइक के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती हैं वो रिपल्सिव होती हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है। तो यही बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्जेस के बीच में वो कैसी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। जबकि जो मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है हमेशा, वो हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। थैंक यू।